नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार का बयान क्यों नहीं आया? सरकार सन्नाटे में है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने के बाद उसका अगला कदम क्या होगा, किसी को पता नहीं। आज इसी से जुड़े सवालों पर बात करने का दिन है और हम करेंगे भी, क्योंकि अभी भी काफी कुछ इसके बारे में बात करने के लिए बचा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक खाते जब्त कर दिए गए हैं। कांग्रेस जो चेक जारी कर रही थी, बैंक उसे कैश नहीं कर रहे थे। फिर पता चला कि उसके खाते फ्रीज हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी किसी को पैसा नहीं दे पा रही। कांग्रेस का दावा है कि 2018-19 के मामले में आयकर विभाग ने यह कदम उठाया। हम खर्च कर ही नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी एक भी पैसा हम लोग, हमारा इलेक्शन कैंपेन, हमारी बिजली के बिल, हमारी तनख्वाहें, कुछ भी हम लोग नहीं खर्च कर पाएंगे। अब हम लोगों ने आज गुहार लगाई है एपीलेट ट्रिब्यूनल में, हम और ऊपर भी जाएंगे और हम अब जुडिशरी के ऊपर, हम जैसे मैंने कहा, भरोसा अब हमारा जुडिशरी के ऊपर ही है कि वो इसके ऊपर देख करके एक्शन ले। नो वी कांट, मतलब अब जो है, हम लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करा सकते, बैंक से हम पैसा ले नहीं सकते, हम कैश रख नहीं सकते। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। जिस समय कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसी समय कांग्रेस के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आयकर विभाग ट्रिब्यूनल में इसके खिलाफ अपनी दलील पेश कर रहे थे। विवेक तन्खा ने बताया कि बुधवार को अब अगली सुनवाई होगी। फिलहाल खातों से रोक हटा दी गई है। मार्च 2023 तक कांग्रेस के खाते में 162 करोड़ थे, बीजेपी के खाते में 5425 करोड़। कोई मुकाबला नहीं दोनों में। कांग्रेस आर्थिक रूप से बीजेपी के सामने कुछ भी नहीं, कमजोर हो चुकी है। इस पैसे से वह चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। इसके बाद भी विपक्ष पर हमला जारी है। चुनाव की घोषणा में ज्यादा समय नहीं, ऐसे में मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। क्या यह सब संकेत है कि विपक्ष को इसी तरह उलझा कर रखा जाए, उसे चुनावी मैदान में पहुंचने ही ना दिया जाए, खाली मैदान में अपनी जीत का ऐलान आप ही कर दिया जाए? कभी ईडी तो कभी आयकर के छापे। 3 महीने से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 400 सीटें पक्की आ रही हैं, फिर भी यह सब किया जा रहा है। 2024 का चुनाव इन्हीं सब उतार चढ़ावों से गुजरता रहेगा। विपक्ष का नेता कब कौन जेल में डाल दिया जाएगा पता नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अभी जनता के बीच ठीक से बहस भी पूरी नहीं हुई और ना हो पाएगी, लेकिन नई नई हेडलाइन इन छापों के जरिए पैदा कर दी जा रही है। कहां तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीजेपी के खातों की जांच होनी चाहिए, जिसके खातों में 6000 करोड़ रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड जमा हुए हैं और यह आंकड़ा एडीआर का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेज नंबर 37 पर साफ साफ लिखा है कि कंपनियों का नाम गुप्त रखकर यह पॉलिसी सुनिश्चित करती है कि मदद के बदले मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। कोर्ट ने लिखा है कि कई तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। किसी काम के बदले राजनीतिक चंदा भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में साफ साफ लिखा भी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने लिखा है कि दस्तखत करने वाले देशों को मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ने के लिए राजनीतिक दलों के खातों की जांच करनी चाहिए।
भारत ने भी संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव पर दस्तखत किया है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता लाई जाएगी। लाई गई गोपनीयता, कही जा रही है पारदर्शिता। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक धन बीजेपी को ही मिला है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के शक में सबसे पहले किसका खाता जब्त होना चाहिए? इस खाते की जांच कौन करेगा? कौन नैतिक जिम्मेदारी लेगा? असंवैधानिक कानून बनाने की अभी तक कोई सामने नहीं आया। हम लोग ये मांग करते हैं कि अगर अकाउंट फ्रीज होने चाहिए तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो बीजेपी ने अपने खाते में डाले हुए हैं वो बीजेपी के अकाउंट सील होने चाहिए, वो फ्रीज होने चाहिए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सोचिए, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, तब से लेकर फैसला आने के बीच चार चीफ जस्टिस बदल गए। कितने चुनाव हो गए, लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव। असंवैधानिक तरीके से पैसे जुटाकर इस देश में चुनाव हुए हैं। मोदी सरकार ने एक कानून बनाया, यह काम किया जो असंवैधानिक निकला। इस पर कोई बात नहीं हो रही। आपको कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी ने, किस उद्योगपति ने बीजेपी को कितना चंदा दिया? उसे बीजेपी की सरकारों में, केंद्र से लेकर राज्यों में क्या क्या मिला है? क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च अदालत के सामने क्या दलील दी है? यह कहा है कि जनता के पास, आप जनता के पास जानने का आम अधिकार ही नहीं है कि वह राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जाने। वह सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्यों बोलेगी? वह केवल अपनी जीत पर बोलती है। जब उसकी हार होती है, ये घपले पकड़े जाते हैं, सन्नाटे में चली जाती है, हेडलाइन बदलने के इंतजाम नजर आने लगते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला वित्त मंत्रालय से भी जुड़ा है। क्या वित्त मंत्री का बयान आया? कानून मंत्रालय से भी जुड़ा है, कानून मंत्रालय का बयान आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा है, क्या मोदी जी का बयान आया? पूरी की पूरी मोदी सरकार चुप नजर आती है। आधिकारिक बयान नजर नहीं आ रहे। कोर्ट में सरकार का यह कहना कि जनता को राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानने का आम अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार जनता का आम अधिकार नहीं है। सरकार कह रही है कि जनता को जानने का अधिकार नहीं। पता चलता है कि सरकार की नजर में जनता की क्या हैसियत रह गई है। गनीमत है कि अदालत में केंद्र सरकार की यह दलील नहीं टिकी। और जनता को क्यों नहीं जानना चाहिए कि बीजेपी को कौन सी कंपनी चंदा दे रही है, उसका मालिक किसका दोस्त कहा जाता है, उस कंपनी को मोदी सरकार ने अपनी नीतियों से क्या क्या दिया? अगर जनता को यही नहीं मालूम है, तब फिर उसे क्या मालूम है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस उद्योगपति के हवाई जहाज में बैठकर चुनावी रैलियां करते रहे? राहुल गांधी ने जब वह तस्वीर दिखा दी, अदानी के साथ वाली तस्वीर, तो लोकसभा की कार्रवाई से उसे निकाल दिया गया। पता चलता है कि सरकार सूचना को जनता तक नहीं पहुंचने देने के लिए कितनी मेहनत करती है। आपने ऐसी तस्वीरें पिछले 10 साल में कितनी देखी होंगी? प्रधानमंत्री पर कितने आरोप लगे कि उद्योगपतियों के साथ गहरे रिश्ते रहे हैं, कुछ के साथ और भी गहरे रहे हैं। क्या इन उद्योगपतियों ने कभी इसकी परवाह की? इससे इनका क्या बिगड़ गया? क्या इन्होंने तब अपनी निजता की चिंता की? तो अगर जनता को यह पता चल जाए कि जो उद्योगपति प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचाता है, वह उनकी पार्टी को कितना चंदा देता है, तो क्या हो जाएगा? और यह क्यों नहीं पता चलना चाहिए? जब फोटो नजर आता है तो फोटो के पीछे का लेन देन क्यों नहीं नजर आना चाहिए? 2014 के पहले उद्योगपति सरकार की नीतियों को लेकर बोला करते थे, बजट के पहले अपनी जरूरतों को लेकर चिल्लाया करते थे, बजट के बाद 10 में से 8, 7, 9 नंबर दिया करते थे। लेकिन अब तो चुप हो गए हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी सुनाई देती है जब उन्हें सरकार का समर्थन करना होता है। कई उद्योगपति तो दिन भर सरकार के पक्ष में ट्वीट करते रहते हैं, उससे उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन चंदा कितना दे रहे हैं यह किसी को पता ना चले, इससे दिक्कत है। जनता को तो नहीं ही पता चल रहा था, कंपनी के शेयर धारकों को भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि पहले का कानून था कि कंपनी किसे चंदा दे रही है उसका हिसाब बताती थी।
इलेक्टोरल बॉन्ड ने कंपनियों के लिए चंदा देना आसान किया या सरकार के लिए कंपनियों की गर्दन दबाना आसान हो गया? सवाल यही है। 2017 के फाइनेंस एक्ट में कितना कुछ बदल दिया गया। पहले नियम था कि 3 साल तक कंपनी मुनाफा करेगी तभी उस मुनाफे का 7.5% तक चंदा दे सकती है। अब यह सीमा हटा दी गई। कंपनियां अब कितना भी चंदा दे सकती हैं। यह तो भयानक है। कर्मचारी को वेतन मत दो, जान ले लेकर खटाते रहो और नेताजी को खुश करने के लिए सारा मुनाफा चंदे के नाम पर दे आओ। क्या यह किसी भी कंपनी के लिए बेहतर है? यही नहीं, जो कंपनी घाटे में है वो क्यों चंदा देगी? उसे क्यों छूट दी गई? उसके पास पैसा कहां से आ रहा है? बैंक का लोन नहीं चुकाएगी, दिवालिया हो जाएगी कि घाटे में है, मगर राजनीतिक दल को चंदा देगी। यह दलील थी सरकार की। यह पारदर्शिता है। क्या हमें पता चलेगा कि घाटे की किस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए खरीदा और बदले में सरकार ने बैंक का कर्जा उसका माफ किया या नहीं? हर स्तर पर पारदर्शिता खत्म कर दी गई, फिर भी तर्क दिया जा रहा है कि यह कानून पारदर्शी है। आपको दिखाई नहीं देता? गजब है। सामने से आप सभी की आंखें निकाल ली जा रही हैं। पहले सिस्टम था कि जो भी चंदा देगा कंपनी के बही खाते में बताएगा कि किस पार्टी को कितना दिया। 2017 में इस सिस्टम को हटा दिया गया। अब केवल बताना रह गया कि कुल कितना पैसा चंदा दिया गया, किस पार्टी को कितना दिया गया, यह बताने की जरूरत नहीं रही। क्या यह पारदर्शिता है? जनता को भी अंधेरे में रखो, शेयर होल्डर को भी अंधेरे में रखो और फिर अपने नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत पारदर्शी था। वो भी उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह कहीं से पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी भी नहीं है और यह संवैधानिक भी नहीं है, असंवैधानिक है। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। दिस डिसीजन वाज अंडरटेकन फॉर ए वेरी लॉडेबल ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। मैं आपको एक अपने राजनीतिक अनुभव से बात कहना चाहता हूं। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए कोई ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अपना काम करें, ऐसा विचार था। बताइए तो इलेक्टोरल बॉन्ड किसके लिए पारदर्शी था? यह कैसे पारदर्शी था? चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज कराई, रिजर्व बैंक ने दर्ज कराई, मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताई गई, फिर भी रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए कितने घंटे हो गए, वित्त मंत्री कानून मंत्री का कोई बयान नहीं आया। कैसे पारदर्शी है यह कोई नहीं बताता। जनता को पता नहीं, शेयर धारक को पता नहीं, केवल मोदी सरकार को पता है। तो इससे यह पारदर्शी हो गया। हम नहीं जानते कि जो कंपनी विपक्ष के दलों को चंदा दे रही है उसके साथ क्या होता है। चंदे के जरिए आजाद भारत का यह बड़ा या छोटा घोटाला नहीं है, बल्कि खतरनाक घोटाला है। इसके जरिए लोकतंत्र को, जनमत को, मतदाता को अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है। जनता को पता ही नहीं चला कि वह किसे वोट दे रही है, राजनीतिक दल को वोट दे रही है या राजनीतिक दल को इफरात पैसा देने वाली कंपनी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब चुप्पी तोड़नी चाहिए, कबूल करना चाहिए कि इस खेल के पीछे का मकसद क्या था
और खेल सामने आ गया है। उन्हें बताना चाहिए कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा और ठीक 4 हफ्ते के बाद सारी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। राजनीतिक दल भी सहयोग करें और बैंक भी 3 हफ्ते के भीतर ही जानकारी दें। प्रधानमंत्री को यह आश्वासन देना चाहिए। बैंक बहाना न बनाएं कि 3 हफ्ते में यह काम नहीं हो सकता। तभी तो जनता चुनाव से पहले देख पाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियां कौन सी थीं, शेल कंपनियां थीं या घाटे में चलने वाली कंपनियां थीं। किस कंपनी ने अपने मुनाफे से भी ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा? क्या इनमें वे लोग भी हैं जिसे विपक्ष प्रधानमंत्री का मित्र बताता है? क्या इन कंपनियों में वे भी हैं जिनके यहां ईडी के छापे पड़ते हैं और वे बाद में डर के मारे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती हैं? कितना कुछ है जानने के लिए। इसकी सच्चाई सामने लाने के लिए प्रधानमंत्री को उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, अपना ध्यान तोड़ना चाहिए जिस तरह से राम मंदिर के मामले में उन्होंने पालन किया और कोर्ट का मंदिर के उद्घाटन के समय धन्यवाद किया। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। और लोकतंत्र के मंदिर में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो धांधली चल रही थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया है, क्या प्रधानमंत्री उसके लिए न्यायपालिका का आभार व्यक्त करना चाहेंगे? पारदर्शिता नहीं आई। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद भी नगद चंदे की राशि में गिरावट नहीं आई है, बल्कि कैश डोनेशन बढ़ा है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को लिखा भी है कि कैश डोनेशन पर रोक लगनी चाहिए। सितंबर 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तत्कालीन कानून मंत्री किरेन रिजिजू को पत्र लिखा। नियम के मुताबिक 20,000 रुपए से ऊपर जो भी चंदा होगा, राजनीतिक दलों को सारा ब्यौरा देना होगा। चुनाव आयोग का सुझाव है कि 2,000 से ऊपर के सभी चंदों का सारा डिटेल दिया जाए, तभी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी। इसका मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद भी पारदर्शिता आई नहीं, अभी आ रही है। आयोग ने यह भी कह दिया कि कैश डोनेशन कुल चंदे का 20% ही हो और अधिकतम 20 करोड़ हो, उससे ज्यादा नहीं। जस्टिस संजीव खन्ना ने भी लिखा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के आने के बाद भी कैश डोनेशन और अज्ञात गुमनाम डोनेशन में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बढ़ गया है यह डोनेशन। जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा है कि 2019 से 2022 के बीच राष्ट्रीय दलों के कुल अज्ञात आय में बॉन्ड से मिलने वाली आय 81% थी। 20,000 से कम के रूप में आने वाली राशि कम नहीं हुई। 2014-15 से 2016-17 के बीच 2,250 करोड़ रुपए का चंदा कैश डोनेशन से आया राष्ट्रीय दलों को। 2018-19 से 2021-22 के बीच यह राशि 8,489 करोड़ हो गई। इन वर्षों में अज्ञात सूत्रों से आने वाली आय का प्रतिशत 66% से बढ़कर 72% हो गया। सभी पार्टियों की कुल आय में इलेक्टोरल बॉन्ड की हिस्सेदारी 58% ही बढ़ती है, यानी अन्य स्रोतों का 42% का हिस्सा रह जाता है। जाहिर है पारदर्शिता की दलील खोखली नजर आती है। यही नहीं, एडीआर और कोर्ट में दाखिल आंकड़ों से पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को सबसे अधिक चंदा मिला है। 55% चंदा उसे ही मिला है, कांग्रेस को 9%। तो इतना अंतर है दो राष्ट्रीय दलों में। कहीं से इस बॉन्ड के जरिए बराबरी का मैदान नहीं बनता है। इससे जुड़ा हर डेटा बता रहा है कि एकमात्र बीजेपी को फायदा हुआ है। गोदी मीडिया से विपक्ष की खबरों को रोककर विपक्ष चुनाव ना लड़ सके, उसकी आर्थिक क्षमता को कमजोर कर बराबरी का मैदान तैयार नहीं किया जाता है। लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उसके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है, फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है, ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है कैसे तय होगा? आप फील्ड में है या नहीं कौन तय करता है? जनता तय करती है। तो अगर देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो और हम क्या बताएं? आप समझते हैं मेरा इशारा किसकी ओर है? बहुत से लोग को चुनाव में एक सीट भी नहीं मिलती है। आपने पुराने
बड़े बड़े प्रभाव के क्षेत्रों में, इसलिए वो बात अलग है, छोड़ दीजिए। रविशंकर प्रसाद बात को कहीं और ले गए। उनकी इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र की शुरुआत और उसका अंत चुनाव से नहीं होता है। चुनाव की प्रक्रिया की अखंडता महत्वपूर्ण है, यानी प्रक्रिया में बराबरी नहीं है, उसमें दोष है, उसमें भेदभाव है। रविशंकर प्रसाद एक और तथ्य भूल गए। चुनावी फंड जरूरी है, लेकिन इसी दौर में सीपीएम अकेली पार्टी रही जिसने न सिर्फ इसे असंवैधानिक, अवैध और अनैतिक माना, बल्कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई चंदा नहीं लिया। क्या यह बड़ी बात नहीं है? नैतिकता यह होती है। सीपीएम ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर की थी, उसकी याचिका की जीत हुई है। यह अकेली पार्टी है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं लिया। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, कम से कम उसे ऐसा साहस दिखाना चाहिए था। The Supreme Court verdict on the electoral bonds is welcome, and it is in a sense also a historic verdict. The CPIM is one of the petitioners which asked for the scrapping of the electoral bonds because this scheme is the legalization of political corruption. The Supreme Court bench unanimously turned this scheme as being unconstitutional and violative of the various constitutional provisions, and also struck down the amendment to the Companies Act that permitted this legalization of political corruption, and now this list will also be made public. That is good for democracy. हर सवाल को वोट से सही गलत आप साबित नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। जनता ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर वोट नहीं दिया है, उसे तो कुछ पता नहीं कि कौन कितना चंदा दे रहा है। यही सवाल तो इलेक्टोरल बॉन्ड के समय उठा कि चुनावी मैदान में बराबरी इससे नहीं बनती है। जनता को सूचना ही नहीं है कि बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद रहा है, कौन है जो बीजेपी को ज्यादा चंदा दे रहा है, दूसरे दलों को चंदा देने वाली कौन सी कंपनियां हैं। क्या पता कई सारे न्यूज चैनल निकल आए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में यही तो कहा कि अगर सूचना सही नहीं है, मुक्त नहीं है, तो वोट देने की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। इस सूचना में यह भी शामिल है कि राजनीतिक दलों को पैसा कौन कौन दे रहा है। जनता को पता नहीं कि कौन चंदा दे रहा है, मगर सरकार को पता है कि कौन चंदा दे रहा है। इससे तो चंदे का झुकाव सरकार की तरफ ही रहेगा, और आंकड़े भी यही बताते हैं। तो चुनाव में मतदाताओं से ज्यादा कंपनियों का प्रभाव हो जाएगा, सिब्बल ने कहा। भाजपा की सरकार राष्ट्रीय पार्टी को बड़ी कंपनियां चंदा दें, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदें और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। लेकिन जब गैर मान्यता प्राप्त दलों को कोई कंपनी चंदा दे दे तो उसे आयकर विभाग का नोटिस जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच हो रही है। इससे पता चलता है कि सरकार की दलीलों में कितना अंतर्विरोध है। इकोनॉमिक टाइम्स की अनुराधा शुक्ला की यह रिपोर्ट 5 फरवरी की है। आयकर विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी को चंदा देने वाली कंपनियों और करदाताओं को नोटिस भेजा है। इन्होंने उन दलों को चंदा दिया है जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। आयकर विभाग ने बताया है इस खबर में कि ऐसे 5000 नोटिस भेजे गए हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि यह जानने के लिए नोटिस भेजे गए हैं कि क्या छोटी पार्टियों को चंदा देकर टैक्स से बचने और मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश की गई थी। तो क्या यही कोशिश बड़ी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड देकर नहीं हुई होगी या नहीं हो सकती है? इसकी जांच तो होनी चाहिए, मगर कब होगी? जस्टिस खन्ना ने अपने फैसले में लिखा तो है, और जो आंकड़े भी बताते हैं, उनका अध्ययन बताता है कि राजनीतिक दलों को कौन चंदा देता है, इसे गुप्त रखकर मतदाता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। जस्टिस खन्ना लिखते हैं कि मेरा निष्कर्ष है कि यह योजना राजनीति में असंतुलन पैदा करती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी कहा है कि राजनीतिक चंदे में नीतियों के निर्माण को प्रभावित करने की क्षमता होती है। जब जानकारी होगी तो मतदाता जान जाएगा कि जो नीति बन रही है उसका चंदा देने वाली कंपनी से संबंध है या नहीं। तो हर बात का जवाब कोर्ट ने दे दिया है। सरकार की हर दलील ध्वस्त हो गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस कंपनी ने बीजेपी को कितना चंदा दिया, इंतजार उस जानकारी का है। क्या समय पर जानकारी आएगी या अदालतों में याचिका डालकर इसे चुनाव तक टलवा दिया जाएगा? बड़ा सवाल यही है। अगर चुनाव से पहले
इलेक्टोरल बॉन्ड की ये जानकारियां सामने नहीं आती हैं, तब इस फैसले का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस फैसले का महत्व तभी तक है जब मार्च के महीने में 4 हफ्ते का समय पूरा होते ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली एक एक कंपनियों और व्यक्तियों की जानकारी प्रकाशित कर दी जाए, जनता देखे, पत्रकार देखें और इस पर बहस हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।